बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के मामले पे बात कर लेते हैं। तो मामला तो जूं का तूं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अब पूरी तरह से कुचलना चाहती है वो इस तहरीक को। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की वो पहली तहरीक है जिसने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया और उन चीज़ों के बारे में बातचीत की जिनके बारे में माजी में कोई बात नहीं करता था। इन्होंने पहली मरतबा जमहूरी हकूक़ मांगे हैं। इससे पहले लोग एहतजाज करते थे, कभी आटा मांग लिया, कभी बिजली मांग ली, कभी कोई और चीज़ मांग ली, कभी कोई सड़क मांग ली, कभी कोई हक मांग लिया छोटा मोटा। लेकिन जमहूरी हक कभी भी आज़ाद कश्मीर के लोगों ने नहीं मांगा था। ये पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर के लोगों ने अपना जमहूरी और आइनी हक मांगा कि हुकूमत हम बनाएंगे और हम फैसला करेंगे कि यहाँ पे कौन इक़्तिदार में होगा और कौन नहीं होगा। अब ये फैसला तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती थी। यानी 12 सीटें उन्होंने बाहर रखी हुई थी, कुछ सीटें उन्होंने अंदर रखी हुई थी और कुछ जगहों से वो अपने बंदे ले आते थे, कहीं से वो बाहर से बंदे ले आते थे और मिला जुला के जब दिल करता था अपनी एक सरकार बना लेते थे। तो आज़ाद कश्मीर में एक कंट्रोल्ड माहौल चल रहा था। वो कंट्रोल छीनने का खौफ पहली मरतबा तब पैदा हुआ जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपने मुतालबात में कुछ इजाफा कर दिया और उन्होंने बजाय इसके कि वो छोटी मोटी चीज़ें मांगते, उन्होंने डायरेक्टली जमहूरियत मांग ली। अब जमहूरियत अगर दे दी जाए तो फिर कंट्रोल कहाँ से रहेगा? तो वो कंट्रोल की लड़ाई है। और अब जो बज़ाहिर दिखाई देता है, मैंने आपको पहले ये खबर भी दी है कि जो लोग मुज़ाकरात करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में तो लचक है, लेकिन दूसरी जानिब से एस्टेब्लिशमेंट कोई लचक नहीं दिखा रही। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पुराना खेल खेल रही है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि गद्दारों और शरपसंदों को कुचलना होगा और फिर वो पूरी ताकत से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कुचलने का इरादा भी रखते हैं। 4 लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी खबरें दी जा रही हैं। सिक्योरिटी एहलकार आज़ाद कश्मीर में बड़ी लंबी ड्यूटी करते चले आ रहे हैं। बीबीसी ने खबर दी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो खाने पीने की अशिया को दाखिल नहीं होने दे रही आज़ाद कश्मीर में और ना ही वो आज़ाद कश्मीर के अंदर अद्वियात को जाने दे रहे हैं। यानी ये एक हिकमत अमली है जिससे लोग परेशान हो जाएं, जी खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, तो लोग एक्शन कमेटी से अपने आप को अलग करते चले जाएं। अब लगभग 15 दिन हो गए हैं इस एहतजाज को, 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। यानी आप समझ लें 3 हफ्ते होने वाले हैं इस एहतजाज को और लगातार ये एहतजाज चल रहा है। लोग थक नहीं रहे, लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं। ना सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं बल्कि उनकी तादाद में बाद औक़ात बहुत इजाफा हो जाता है। जब भी मार कुटाई होती है तो तादाद बढ़ जाती है। अब रास्ते कैसे खुलेंगे? जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी लचक दिखा रही है मुज़ाकरात करने के लिए। कुछ लोग बीच में पड़े भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग बीच में आए हैं वो मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकाल देंगे और ये मामला इस तरीके से भी हल हो जाए कि लोगों को उनका कुछ जमहूरी हक भी मिल जाए और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो तस्लीम कर दिए जाएं। तो ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। देखें, अगर ये लोग आज अपने थोड़े से मुतालबात मनवा कर भी चले गए ना तो ये कल दोबारा आ जाएंगे। ये बात सबको पता है और ये जब दोबारा आएंगे ये अपना एक नया मुतालबा मनवाएंगे, क्योंकि अवामी ताकत है ना। अवाम को जब पता चल जाए कि वो ताकतवर हैं और वो अपनी बात मनवा सकते हैं तो फिर उनके मुतालबात बढ़ते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे उनका जो मेन मुतालबा है वो तो ये है ना कि यहाँ पे जो हुकूमत बनेगी वो हम बनाएंगे और जो हुकूमत फैसले करेगी वो हमारी मर्जी के मुताबिक करेगी। इसी को जमहूरियत कहते हैं। लेकिन जमहूरियत कभी भी आमरीयत को सूट नहीं करती। कभी भी मिलिट्री जनरल्स जो हैं उनको जमहूरियत सूट नहीं करती। तो ये अब पंगा पड़ गया। बीबीसी ने जो खबरें दी थी उनकी तरदीद की गई हुकूमत की जानिब से कि जनाब बीबीसी ने गलत रिपोर्टिंग की है, ऐसा कुछ नहीं है, खाना भी जा रहा है, दवाइयाँ भी जा रही हैं आज़ाद कश्मीर में। लेकिन दूसरी जानिब जो वीडियोस और तस्वीर हैं वो भी अब सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रकों की उन्होंने बाकायदा वीडियोस जारी कर दी कि जनाब ये ट्रक आज़ाद कश्मीर की तरफ आ रहे थे, ये ड्राइवर्स हैं, आप इनसे पूछ लें ये क्या बता रहे हैं। तो ड्राइवर्स कहते हैं जनाब हम गंदम लेकर जा रहे थे, हमें यहाँ पे रोक दिया गया, हमें आगे नहीं जाने दे रहे। तो बीबीसी की भी इस तरह की खबरें रिपोर्ट हुई हैं और हुकूमत जो है वो तरदीद बेशक जितनी मर्जी करती रहे, लेकिन हुकूमत के कुछ सोर्सेज और कुछ मिलिट्री के जो टाउट्स हैं वो अब बताना शुरू हो गए हैं कि इनको कुचला जाएगा और उनको शरपसंद का नाम अब दे दिया गया है। जैसा कि आपको याद होगा कि पहले नाम दिया गया था बुलवाइयों का और शरपसंदों का बंगालियों को, फिर मुल्क टूट गया, फिर बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको शरपसंद और दहशतगर्द कहा गया, फिर कबायली इलाकों में लोगों को दहशतगर्द और शरपसंद कहा गया, फिर पंजाब के अंदर भी यही किया गया, अब कश्मीर के अंदर वही किया जा रहा है, मुहाजिरों के साथ ये किया गया। तो जगह जगह पे पहले जो है वो शरपसंद करार देते हैं, पहले बुरा नाम देते हैं, उसके बाद गोली मार देते हैं।
ये पुराना तरीक़ाकार है। जबरी गुमशुदगियाँ आप कश्मीर के अंदर भी देखेंगे, फ्यूचर में आपको नज़र आएंगी। वो बढ़ेंगी और इसलिए बढ़ेंगी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हर आदमी को कुचलने की पूरी कोशिश की जाएगी, जैसे तहरीक लब्बैक के साथ भी किया गया। तहरीक लब्बैक के बहुत सारी चीज़ों से मुझे इख्तलाफ है, तरीक़ाकार गलत था, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है वो नाइंसाफ़ी है, वो गैर कानूनी है, गैर इंसानी है। जो दोनों भाई हैं साद रिजवी और अनस रिजवी, वो दोनों गायब हैं अभी तक। उनके बारे में कुछ पता नहीं किसी को कि वो कहाँ गए। ये दो भाई थे और ये इनका मौक़िफ़ गलत था। ये गालम गलोच भी करते थे, बदतमीज़ी भी करते थे, लोगों को धमकाते भी थे। मेरे साथ भी इन्होंने बदतमीज़ी की। लेकिन वो सारी चीज़ें अगर मैं एक साइड पे रख दूं, जो इनके साथ हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। जब मेरे साथ जुल्म हुआ तो ये लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ कि मुझे दिल से तकलीफ है जो इन दो भाइयों के साथ और इनकी फैमिली के साथ हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनके साथ कानून के मुताबिक अगर कोई सलूक आपने करना है तो करें, और जिन लोगों ने इन्हें जबरी तौर पे गुमशुदा किया हुआ है उन्हें कानून के कटहरे में जरूर लाना चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मारंग बलोच का क्या कसूर था? यही कसूर था ना। मारंग बलोच भी जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ और मसक शुदा लाशों के खिलाफ बात करती थी। अब जो वो आवाज उठा रही थी अपने लोगों के लिए, उस आवाज को बंद करने के लिए उम्र कैद की सजा ही सुना दी उसे, और एक ऐसे पुलिस वाले के कत्ल के जुर्म में सजा सुना दी गई जिसके बारे में बताया जाता है कि वो एक एक्सीडेंट में शहीद हो गया था। तो डाल दिया इनके खाते में। मारंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुना दी और कोई बोलता नहीं, पाकिस्तान में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान की बेटी है। ऐसे लोगों को जब आप नाराज करते हैं तो बंदूक वाले लोग आते हैं। मैं बार बार रियासत को यह बात समझा रहा हूं कि जब आप नौजवानों को या आइन के और कानून के अंदर रहकर जो लोग एहतजाज करना चाहते हैं, जब आप उन लोगों को नाराज करते हैं तो फिर बंदूक वाले एलिमेंट सामने आते हैं, फिर दहशतगर्दी होती है, हालात खराब होते हैं। लिहाजा आप इन नौजवानों को वेलकम करें, इनके साथ बैठकर बात करें, यही एक रास्ता है। एक और खबर नादरीन चलवाई गई कि बैरिस्टर सैफ को इमरान खान और बुशरा बीबी मिलना चाहते हैं। तो बैरिस्टर सैफ जो है उनके जर्नैलों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और बैरिस्टर सैफ के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि कोई ढके छुपे नहीं है। बैरिस्टर सैफ जो है वो खास किस्म का आदमी है और खास किस्म के हालात में एक्टिव हो जाता है। तो अब ये खबर चलवाई गई कि जनाब इमरान खान ने और बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सैफ को बुलवाया। अब हो सकता है खबर ठीक हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इतनी मार खाने के बाद अब वो बैरिस्टर साहब को बुलाएंगे। बहरहाल बैरिस्टर साहब जाएगा तो पता चलेगा कि उसको बुलाकर वो क्या कहना चाहते हैं। बैरिस्टर साहब बाहर आकर कभी भी वो बात नहीं करेगा जो बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना हो। गोलमोल बात करेगा, लेकिन वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की नापसंद बात कोई भी बाहर आकर बैरिस्टर साहब मुझे नहीं लगता कि करेगा। थोड़ा बहुत वो करेगा, हल्का हल्का सा, हल्की आंच के ऊपर वो मामला उठाएगा, ताकि ये महसूस हो कि जैसे वो एक न्यूट्रल आदमी है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है और वो फौज के मफाद के खिलाफ भी बात कर सकता है। हो सकता है एक दो जुमले, चार जुमले वो बोल भी दे, लेकिन ओवरऑल जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। बहरहाल देखते हैं बैरिस्टर साहब जाता है, इमरान खान मिलते हैं या नहीं मिलते, क्या होता है। एक और जो खबर आई हुई थी, रजी ताहिर साहब ने खबर दी थी कि जनरल कियानी ने, जो साबिक आर्मी चीफ है, एक दफ़ा उसने एक्सटेंशन भी ली थी, 6 साल वो आर्मी चीफ के तौर पे हुक्मरानी करके गया है, जनरल मुशर्रफ के बाद आया था। तो कहा जा रहा है कि जनरल कियानी साहब ने इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात की है। ये खबर दी थी रजी ताहिर साहब ने और बड़े वसूख के साथ दी थी। बहुत सारे लोगों ने तरदीद की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी खबर ठीक है। फिर रजी ताहिर साहब को उठा लिया गया। मैंने बड़ा एनालिसिस किया कि इनको किस खबर पे उठाया गया, तो मुझे कोई ऐसी बड़ी चीज मिली नहीं जिसमें रजी ताहिर साहब जैसे सहाफ़ी को उठाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें इसलिए उठाया गया कि हमें ये बताओ तुम्हें ये खबर कहां से मिली, या तुम्हें किसने बताया कि जनरल कियानी की इमरान खान से मुलाकात हुई। अब साबिर शाकिर साहब जो हैं, उन्होंने भी इसके बारे में एक खबर दी है। वो भी ये कहते हैं कि जनरल कियानी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और ये खबर दुरुस्त है। ये साबिर शाकिर साहब भी कह रहे हैं, रजी ताहिर साहब भी कह रहे हैं, 2-4 और जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, वो भी ये कह रहे हैं, और ये लोग अपनी खबर के ऊपर कायम है। बल्कि साबिर शाकिर साहब ने एक और बात की कि जनरल बाजवा को भी मुतहर्रिक किया गया, लेकिन मामला वहीं पे फंस जाता है। इमरान खान साहब कहते हैं मेरा मैंडेट वापस करो, इन चोरों डाकुओं को लाके मेरे मैंडेट के ऊपर क्यों बिठाया। देखिए, हुआ यह था कि 2024 में जब इलेक्शन चोरी कर दिया था आसिम मुनीर साहब ने, और ये लाकर 2 नंबर लोग बिठा दिए थे हुकूमत के अंदर, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाए। तो इस पर इमरान खान साहब को यह पैगाम दिया गया था कि आप 2 से 3 साल खामोश रहें और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, हमें जरा सिस्टम को चलाने दें। अब 2 साल से ऊपर तो गुजर गए हैं, लगभग 2.5 साल गुजर गए जब इमरान खान साहब को कहा गया था कि 2 से 3 साल दें। 2.5 साल गुजर गए, पीछे 6 महीने रह गए हैं। अगर 6 महीने बाद भी इमरान खान को इलेक्शन दिया जाए तो इमरान खान साहब के लिए ये कोई घाटे का सौदा नहीं है।
तो जनरल बाजवा के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी एक्टिवेट हुए हैं। वैसे माजी में जनरल बाजवा ने बाहर काफ़ी मुलाकातें की हैं। अभी साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं कि वो अभी भी ट्रैवल करते हैं। जो उनकी सेहत के बारे में खबरें हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। और उन्होंने ये क्लेम किया कि जनरल बाजवा और जनरल कियानी, अशफाक परवेज़ कियानी, ये दोनों कहा जाता है कि ये दोनों मुतहर्रिक हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब को मना के कोई रास्ता निकाल लें। कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी भी ये कोशिश करते रहते हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो भी जोर लगाते रहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का ना मौक़िफ़ बड़ा उसूली और कानूनी है। वो ये कहते हैं जी आपने गैर कानूनी केसेस बनाए हुए, ये तो ख़त्म करें आप। दूसरा वो ये कहते हैं मेरा मैंडेट मुझे वापस करें। अगर मैंडेट वापस नहीं करना तो मुझे इलेक्शन की डेट आप दें और हमें पूरा मौका दें जाके हम अपना इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन के अंदर जाकर मुकाबला करें। मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब ये होने देंगे, ये उनसे करवाना पड़ेगा। अब चाहे अंदर से लोग करवाएं चाहे बाहर से लोग करवाएं, ये आसिम मुनीर साहब से करवाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल हैं शहबाज शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी के साथ, बिलावल के साथ, नवाज शरीफ के साथ, मरियम के साथ। वो बहुत कंफर्टेबल हैं। छोटी मोटी अपोजिशन है वो भी आपस में ये मिलजुल के कर लेते हैं। तो आसिम मुनीर बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन मामला यह कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान एज ए कंट्री कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर पाकिस्तान को आपने बचाना है तो इस वक्त आपको एक सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। और सियासी इस्तेहकाम तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं निकालते। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अगली खबरों की तरफ जाऊं, मैंने आपको याद होगा कि एक एप्लीकेशन है टैप टैप सेंड, इसके बारे में आपको बताया था कि इसे ओवरसीज पाकिस्तानी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना पैसा पाकिस्तान भिजवाने के लिए। तो आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें और टैप टैप सेंड के ज़रिए से अपने पैसे आप पाकिस्तान भिजवाएं। आपके पैसे ज़रा जल्दी चले जाएंगे, आपकी जो कटौती है वो कम होगी। दूसरा, आपको जो है वो एक रिलायबल सोर्स है जिससे आपका पैसा पाकिस्तान चला जाएगा। और एक और चीज़ ये है कि अगर आप IRK का प्रोमो कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बोनस भी मिल जाएगा अगर आप ये पैसा पहली मरतबा भेज रहे हैं तो मैं एक मरतबा फिर सिर्फ आपको याद दिला रहा था कि टैप टैप सेंड एप्लीकेशन है, इसके ज़रिए से पैसा आप पाकिस्तान भिजवा सकते हैं। अब नाजरीन आ जाएं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो एक तो मैं आपको दिखाऊं अयाज सादिक साहब का कारनामा। देखें, ये इस वक्त स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, पहले भी रहे हैं। लेकिन जब ये अपोजिशन में आए थे तो ये फौज को बुरा भला कह देते थे। इन्होंने आकर ये भी कह दिया कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही हैं, डरा हुआ बहुत परेशान है। और वो कहता है जनाब हमें वापस भिजवाने दें आप अभिनंदन को, वरना इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर देगा। तो इंडिया अटैक कोई नहीं कर रहा था, ये बुज़दिल थे, डर गए थे। ये बात जो है वो उस वक्त आर्मी चीफ के बारे में कही थी मोहतरम अयाज सादिक साहब ने। अब वो अयाज सादिक साहब क्योंकि उन्हें हुकूमत में बैठा दिया गया है, फॉर्म 47 दे दिया, वो अब बैठ के कहते हैं जी मैं किसी को फौज के खिलाफ बात ही नहीं करने दूंगा, मैं किसी को एक लफ्ज़ नहीं बोलने दूंगा। देखिए, मिलिट्री जर्नैल की गलत पॉलिसियों पे तनकीद करना सबका हक होता है। अगर कोई आदमी अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होना पूरे कौम का हक है और कौम ये हक इस्तेमाल कर सकती है, उन्हें बात करनी चाहिए। आज़ादी इज़हार राय इसी को कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी जो है वो मुल्क के ऊपर काबिज हो जाए और अपने फैसले मुसल्लत करे, ज़बरदस्ती मुसल्लत करे, कोई किसी की बात ही ना सुने वो आदमी, और फिर उस पर जब आप तनकीद करें तो वो एक इदारे के पीछे जाकर छुप जाए कि जनाब आपने तो इदारे पे हमला कर दिया। ऐसा नहीं है। एक आदमी की गलत पॉलिसियों पे तनकीद कभी भी इदारे पे तनकीद नहीं होती। ये बात अयाज सादिक साहब को पता भी है। लेकिन आप सारे जानते हैं कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में हर चीज़। मिसाल के तौर पे एक और खबर आप देखें ना, ये 205 अरब रुपए मालियत का एक मंसूबा है। ये खारियां से पिंडी तक एक मोटरवे जानी है, खारियां से पिंडी तक जानी है। 205 अरब रुपए का एक बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़ा मंसूबा है। तो ये बगैर किसी बोली लगाए, यानी बोली लगनी चाहिए थी ना कि फलानी कंपनी आ गई, फलानी कंपनी आ गई, फलानी कंपनी आ गई, ये 10-12 कंपनियां, इन्होंने इसके अंदर बोली के अंदर हिस्सा लिया। जो बेहतर काम करेगा, जो ज़्यादा कम पैसों में काम करेगा, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का काम करेगा, उसको हम ये काम दे देंगे। नहीं, मौजूदा सरकार ने बगैर बोली लगाए, फौज का एक इदारा है जो फौज के अंडर काम करता है, FWO यानी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, उसको ये ठेका दे दिया डॉन अखबार के मुताबिक। यानी फैसला किया गया कोई बोली नहीं होगी, कोई कंपनी बीच में नहीं आएगी, कोई मुकाबला नहीं करेगा, बस FWO को हमने ये ठेका दे देना है। उठा के ठेका FWO को दे दिया। टैक्स इन्हें माफ़ हो जाते हैं, सहूलियात इन्हें हर तरह की मिल जाती हैं, ठेके इन्हें आराम से मिल जाते हैं, हर चीज़ इनकी फेवर में होती है, सिक्योरिटी ये अपनी खुद ही कर लेते हैं, कोई इनको बिल भेज नहीं सकता इनकी मर्जी के खिलाफ। तो कौन कारोबारी आदमी इनका मुकाबला करेगा जो फौज के ज़ेली इदारे हैं उनका? कोई कर ही नहीं सकता, किसी का ये इख्तियार ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान के अंदर मुकाबले की फ़िज़ा ही ख़त्म कर दी गई है।
यहाँ मुकाबला होना चाहिए था ना, अखबार में इश्तिहार आता, सारे लोग आते बैठते, मुख्तलिफ कंपनियां इसके अंदर अपनी बोलियां देती, पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान से बाहर से, फिर देखते कि कौन ये काम बेहतर कर सकता है, और फिर उसके नतीजे में एक शफाफ तरीके से ये टेंडर दिया जाता या ठेका दिया जाता। लेकिन ये खारियाँ पिंडी मोटरवे का जो ठेका है M13 का, ये बगैर बोली के FWO को देने का फैसला किया गया, डॉन अखबार की खबर के मुताबिक। नादरीन, एक और खबर मेरे पास आई है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये खबर छपी है, और ये ज़रा खौफनाक चीज़ है। इसमें यह है कि ज़मीन पे 4 जगहों पे बहुत बड़े ज़लज़ले आए हैं एक ही दिन में। यानी नॉर्मली ऐसा नहीं होता, 1 या 2 ज़लज़ले आपके रिपोर्ट होते हैं जो बड़े ज़लज़ले, कभी ऐसा हो जाए, लेकिन यहाँ पे 4 ज़लज़ले एक ही दिन में आए हैं ज़मीन पर, और ये चारों बड़े ज़लज़ले थे, बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। और ये ज़लज़ले जो है ना, अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे और जापान तक, ये वो रीजन है जहाँ पे ये ज़लज़ले आए हैं। इनमें 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला जो है वो कैलिफोर्निया की एक वैली में आया। फिर उसके बाद शुमाली वेनेजुएला में लगातार 2 बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले आए, जिनमें एक ज़लज़ला जो है वो 7.2 शिद्दत का था, और उसके सिर्फ 39 सेकंड के बाद उससे भी ज़्यादा शिद्दत यानी 7.5 शिद्दत का दूसरा ज़लज़ला भी वहाँ पे आ गया। और ये 2 ज़लज़ले बड़े खौफनाक वहाँ पे आए। और इसके बाद जापान का एक शहर है, उसके नज़दीक एक और ज़लज़ला आया 6.9 शिद्दत का समंदर के अंदर। तो इतने मुख्तसर वक्त में दुनिया भर में इस कदर शदीद ज़लज़लों का आना एक इंतहाई नायाब और ये गैर मामूली बात है, ये आम बात नहीं है। वेनेजुएला में जो 2 शदीद तरीन ज़लज़ले आए हैं, उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपनी इमदाद के लिए अपनी टीमें रवाना करेगा, और हमारे लोग तैयार हैं और हमारी टीमें भी तैयार हैं, वो वेनेजुएला में जाएंगी और लोगों की मदद करेंगी। इब्तदाई जो अंदाजे हैं, जो अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे है उसके अलग अलग अंदाजे हैं, उनके मुताबिक ज़लज़लों के नतीजे में जो लोग हलाक हो सकते हैं उनकी तादाद 10,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान पहुंचने का खदशा है। यानी अभी इतनी तबाही है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं ज़लज़लों में। लेकिन वेनेजुएला में एक बहुत बड़ी तबाही हुई है। अब ये ज़लज़ले जो हैं वो कुदरती तौर पे आए हैं या किसी साइंसी अमल का नतीजा है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये 4 बड़े ज़लज़ले एक साथ, जिनमें से 3 एक ही रीजन में आए हैं, एक ही बरे आज़म पे आए हैं, और एक ज़लज़ला उसके थोड़ा दूर जो है वो जापान में आया है। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। वेनेजुएला में अमेरिका बड़े अरसे से दाखिल होना चाहता है, अमेरिका ने उनका सदर भी उठा लिया था, और अब अगर वेनेजुएला में इतने बड़े पैमाने पर ज़लज़ले आए हैं तो बहुत बड़ी इमदादी कार्रवाइयाँ अमेरिका करेगा। तो सूरत हाल जो है वो अमेरिका की फेवर में ही जाएगी इस ज़लज़ले के बाद भी। लेकिन इंसानों का नुकसान बहुत बड़ा हुआ, 10,000 से 1 लाख के दरमियान जाँ बहक होने वालों की तादाद हो सकती है। नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ में एक दफ़ा फिर फटा पड़ गया, और जो फटा है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो सादी सादी है वो ये है कि अमेरिका ने एक और रास्ते से कोशिश की कि जहाज़ों को गुजारा जाए। यानी ईरान ने तो एक रास्ता बताया हुआ है ना कि आबनाए हुर्मुज़ में इस तरफ से आपने ईरान के करीब से होकर गुजर जाना है। फिर ईरान ने एक रास्ता और बनाया कि आप यहाँ से भी गुजर सकते हैं। आमदोरफ्त तेज़ करने के लिए ईरान अपने तरीके से चल रहा है और वो जहाज़ों को हिफाजत के साथ वहाँ से निकाल रहा है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि बिल्कुल ओमान के करीब से जो जनूबी एरिया है आबनाए हुर्मुज़ का, वहाँ से उन्होंने एक रास्ता खुद बनाया और जहाज़ों को कहा कि तुम यहाँ से निकलो, ईरान से बात किए बगैर। तो ईरान ने फौरी तौर पर इस पर वार्निंग जारी कर दी, और पासदारान इनकलाब की बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन्हीं रस्तों से मुमकिन है, उन्होंने कहा कि जिनका ऐलान इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से किया गया है, और अगर किसी और जगह से आप गुजरने की कोशिश करेंगे तो जहाज़ों को ख़तरा हो सकता है। ईरान ने वार्निंग जारी की, उसके बाद जो 3 जहाज़ वहाँ से टैंकर्स गुजर रहे थे तेल लेकर, वो वापस चले गए। अब ये नाज़रीन सूरत हाल है आबनाए हुर्मुज़ में। तो अमेरिका और ईरान के बीच में बार बार पंगे हो जाते हैं छोटे मोटे, और ये अमेरिका ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की है कि ईरान की पहुंच से बाहर अगर हम जहाज़ों को निकाल सकें। लेकिन ईरान ने फौरी तौर पे मुदाखलत की, जहाज़ों को पीछे हटाया, और उन्होंने ये कहा कि फिर इस तरह आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाएगी और जहाज़ों को ख़तरा होगा। ख़तरा किससे होगा? ईरान से ही होगा, या बारूदी सुरंगों से हो सकता है, या कोई और शरारत कर सकता है। लिहाजा ईरान ने जिम्मेदारी ली है कि जहाज सारे हम गुजारेंगे और हिफाजत के साथ गुजारेंगे, और फ्यूचर में वो इससे पैसा भी बनाएंगे। अमेरिकन को अगर पैसे में हिस्सा चाहिए तो वो ईरानियों से बातचीत कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।